तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका यह पार्ट 36 है। यानी इससे पहले हम लोग 35 पार्ट और 3350 तक के प्रश्न को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 3351 से 3450 तक के प्रश्न को देखेंगे। इसमें टोटल 100 प्रश्न होगा और इसको आप क्विक रिवीजन और फास्ट रिवीजन के तरह पे, प्रीवियस ईयर रिवीजन के तरह पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यह 14 मिनट के अप्रॉक्स होता है। कभी एक आध 2 मिनट कम हो जाता है, यानी 12 मिनट, कभी एक आध 2 मिनट ऊपर हो जाता है, तो 15-16 मिनट भी चला जाता है। डिपेंड करता है कि बीच में मैं कुछ एक्सप्लेनेशन करता हूं तो टाइम अप डाउन हो जाता है। चलिए, यह रोज रात 8 बजे आपको सीरीज मिल जाता है, लेकिन कभी कभी नोटिफिकेशन और यूट्यूब का कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, जिसकी वजह से आपको 8, 3, 4 तक भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आप 8, 5 या 8, 10 में आके यहाँ पे आप 101% देख लिया कीजिए। संडे को यह सीरीज नहीं आता है, तो संडे को आप लोग ऐसा नहीं कि हाँ संडे को यह सीरीज नहीं आता है। ठीक है, यदि आप इंडिया का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो यह आपको 60% प्लस, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 60% प्लस आपको क्वेश्चन इस सीरीज से ही देखने को मिलेगा। इसका मैं दावा कर सकता हूँ। और जो लोग प्रीवियस एग्जाम दिए वो लोग कर रहे होंगे, उनको यह चीज़ समझ में भी आ रहा होगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न से पहले एक बात मैं और बता रहा हूँ। पीडीएफ में 3000 तक के प्रश्नों को दे चुका था। कल 3500 हो जाएगा, तो कल शाम में मैं 3500 तक के प्रश्न को आपको पीडीएफ भेज दूंगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और प्रथम वैध सुल्तान कौन था? ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, मैं इसको ऐड किया हूँ। अगला प्रश्न है, गांधी के नाम के आगे महात्मा शब्द कब जोड़ा गया? तो यह 1919 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ क्या है? तो वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अगला प्रश्न है, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? देखिए, यहाँ पे आपके ऑप्शन में सिर्फ एक है, कानून के समक्ष समता का अधिकार। ये सिर्फ आपके ऑप्शन में था, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो इंडियन के साथ साथ फॉरेनर को भी दिए गए हैं वो अधिकार, वो आपका है 14, अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इतने दिए गए हैं आपको। इंडिया फॉरेनर को दिए गए हैं। ठीक है, वो इंडियन को भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस सीरीज को जरूर याद रखिएगा। 14, 20 और 21, 14, 20, 21, उसके बाद 23 से लेकर 28 तक ऐसे करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1961 का। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह सोवियत संघ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कुछ सेंटेंस दिए गए थे, लेकिन ये वन लाइनर है। इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो मौलिक कर्तव्यों को कभी नहीं बनाया जा सकता, जो स्टेटमेंट गलत था, कभी प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो 15 जज होते हैं। अगर आपको पता है कि भारत की जो जज है वहाँ पे, उनका नाम आप जरूर कमेंट कीजिए। नहीं है तो सर्च में जाइए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको उसका मुख्यालय भी पता चलेगा और वो किस देश में ये भी पता चलेगा। आप इतना सर्च करोगे, देखो मैं इतना सारा चीज़ करता हूँ, आप इतना तो कर ही सकते हो। आप 2-4 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, वो मैं अपने लिए नहीं पूछता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही पूछता हूँ, तो आप तो उसका कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? तो 7 दिन के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन है। अगला प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? तो यह संसदीय सरकार की विशेषता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो शक्ति सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 256 से 263 तक। अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गांधीनगर है। अगला प्रश्न है, किन 2 देशों को 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है? तो एक डेंजर है उत्तर कोरिया और दूसरा साउथ कोरिया। अगला प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? तो यह कोचीन को नाम से भी कोचीन को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो
अरेबियन, जबकि एग्जैक्ट आप देखो तो अरेबियन पेनिनसुला कहीं कहीं ये आप एग्जैक्ट पढ़ते हो, लेकिन आपको देखो ऑप्शन में सिर्फ अरेबियन दिया हुआ था, तो ऐसे भी आपको सोचना पड़ेगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। अगला प्रश्न है वायुमंडल से पृथ्वी के निकटतम भाग क्या कहलाता है? तो ट्रोपोस्फियर। अगला प्रश्न है हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? तो फोल्ड पर्वत का। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में ही इसको दिया रहता है, अगर हिंदी में भी आप प्रश्न पढ़ेंगे ना तो इंग्लिश में ही लिख देगा ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? तो सिलिकॉन। देखिए सियाल और क्या होता है? सियाल और सीमा होता है, तो ठीक है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं सियाल और सीमा। चलिए कौन सा शहर में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो वाशिंगटन सिर्फ लिखा हुआ है, आप कहीं कहीं पढ़ते हैं वाशिंगटन डीसी, ये यूएसए में है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, कभी कभी शॉर्ट नाम करके भी दिया रहता है, इसमें आपको बहुत शॉर्ट नाम मिलेगा। अगला प्रश्न है सरिस्का का रणथंभौर एक विशेष प्राणी के लिए संरक्षण स्थल है, वह प्राणी कौन सा है? तो वह है बाघ। अगला प्रश्न है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में। आप इसको कैसे याद रखते हो? जब भी चावल आप दांत पे रखते हो तो क्या कट से करता है ना, तो इससे याद रखो कटक। अगला प्रश्न है सारनाथ एक पर्यटन स्थल जहां बुद्ध मंदिरों के भगवान शेष पाए जाते हैं, किसके निकट स्थित है? तो ये आपको वाराणसी के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है यदि बैरोमीटर का मापक एकदम तेजी से गिरना शुरू हो जाए तो मौसम की भविष्यवाणी क्या होगी? अति तूफान यानी आंधी वाली तूफान होगी। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दाल उत्पादक है? तो देखिए यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश ही ऑप्शन में था, जबकि आप सब पढ़े होंगे मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करता है, लेकिन जो दूसरे नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, एक नंबर पे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश दिया ही नहीं ऑप्शन में। तो आपको इसलिए मैं बोलता हूँ 3 तक जरूर आप लोग याद कीजिए। अगला प्रश्न है कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है? आप देखिए इसमें, देखिए आपको कैसे दिया कैनेडियन पैसिफिक, जबकि आप सब पढ़ेंगे ट्रांस साइबेरिया, यही पढ़ते हैं ट्रांस साइबेरियाई, ठीक है। ट्रांस साइबेरियाई किसको किसको जोड़ती है? तो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है, ठीक है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में ये दे देता है, कहीं ये दे देता है, देखिए यहाँ क्या दे दिया। तो आप इसलिए सब एस्पेक्ट से देखिए, अगर सिर्फ मैं इतना ही दे देता ना, आप में से बहुत सारे लोग मेरे एबिलिटी पे सवाल उठाने लगते हैं। मेरे दोस्त, मैं ये ऑप्शन मैं नहीं पुट करता हूँ, ये ऑप्शन जो है एग्जामिनेशन बोर्ड पुट करता है। मैं तो उसी ऑप्शन को आपको पढ़ा दे रहा हूँ। आप तो इतना नहीं सोच रहे हो कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ और ऑप्शन अपने हिसाब से सोचता हूँ, ठीक है। और मेरे एबिलिटी पे सवाल करने से क्या मतलब है मेरे दोस्त? आपको पढ़ना है, ठीक है। और आप इस पे सवाल करके क्या कर सकते हो? आप खुद पढ़ो ना, आप खुद अच्छा बनो, आप मेरे से ज़्यादा तरक्की करो ना, मैं तो यही चाहता हूँ। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? तो मलेशिया आपको ऑप्शन में है, जबकि मलेशिया तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे थाईलैंड है, इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पे मलेशिया। अगर आपको 3 ऑप्शन नहीं पता होगा तो आप कैसे सोल्व करोगे? तो इस ऑप्शन में मलेशिया था, लेकिन आप लोग ऐसे याद करो थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। अगला प्रश्न है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट किसकी अयस्क है? तो ये तीनों लोहा के अयस्क है। अगला प्रश्न है भूमि प्रकारों के उद्गम, विकास व विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है दैनिक पारस क्या है? तो दिन के उच्चतम व न्यूनतम तापमान का अंतर। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था? तो सुबुक्तगीन था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ? तो 1914 से 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में शुरू की गई, यह किसके किसके मध्य चली थी? तो बम्बई से थाने के। अगला प्रश्न है चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन 1943 में यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों को रूपरेखा बनाने के लिए कहाँ मिले थे? तो यह तेहरान में मिले थे। अगला प्रश्न है किस वर्ष में गोवा भारत का 25वां राज्य बना था? तो ये एग्जैक्ट डेट आप याद रखिए, 1987 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन 30 मई 1987 आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है। अगला प्रश्न है मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था? तो 1215 ईस्वी में। अगला प्रश्न है उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई? तो लीग ऑफ नेशंस। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त हुआ? तो 1939 से 45 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली से। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, चूंकि मैं बहुत बार करा चुका हूँ, 10 बार से ज़्यादा। मराठा का नेतृत्व किसने किया था? आपको उनका नाम कमेंट करना है। अगला प्रश्न है संवेग भौतिक राशियों का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग कहलाता है।
एक चीज़ और, सुबह का मॉक टेस्ट नहीं आ पाया है, रीज़न क्या है, मेरे एक फ्रेंड्स का तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था और मैं लगभग 1 बजे रात से ही इस सब चीज़ों में लग गया था। उन लोगों को हॉस्पिटल वगैरह ले जाते मुझे 4-5 बज गया और उधर ही मैं था। रीज़न क्या था कि कुछ पेट का प्रॉब्लम था, ठीक है, और कुछ नहीं था। अगला प्रश्न है, पदार्थ का जड़त्व उसकी किस भौतिक राशि का माप बताता है, तो द्रव्यमान का। अगला प्रश्न है, जी का मान क्या है, तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कैवेंडिश ने की थी। अगला प्रश्न है, कार्य किसका गुणनफल है, तो बल और बल की दिशा के स्थानांतरण का। अगला प्रश्न है, पदार्थ का संवेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी, तो 4 गुना। आप इससे भी निकाल सकते हो 1/2 mv²। इस v की जगह पे क्या कर दीजिए 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 गुना हो जाएगा, और 4 × 1/2 mv²। ये तो ऐसा ही रहेगा, कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अगला प्रश्न है, जी का मात्रक क्या है, तो देखिए जी का मात्रक क्या, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, लेकिन आप सब पढ़ते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सोच सकते हैं कि आप इस तरह से भी आपको घुमा सकता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो इस एस्पेक्ट से अब आप किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बर्फ के गलनांक पर नमक डालने से क्या असर होता है, तो क्या होता है, घटता है। जस्ट ऑप्शन में इतना ही है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ क्या होता है। जब आप बर्फ़ के ऊपर नमक डालते हैं तो बर्फ़ का हिमांक कम कर उसे पिघलाने लगता है, क्योंकि बर्फ़ पर हमेशा पानी की एक पतली परत होती है, जिसके कारण नमक पानी से मिलकर एक मिश्रण बना लेता है जो बर्फ़ पिघलाने में मददगार होता है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिएगा, ये ऐसा भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, द्रव की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन सा है, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अगला प्रश्न है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन के लिए है, तो 2 और 7। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9। तो पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में कितना, 7 भरेगा और 1 खाली रहता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन तत्वों के आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है, तो वर्ग 17 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितना है, तो ऑक्सीजन 8। आप तो ऐसे ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस कण में धन विद्युत प्रभार होता है, तो अल्फा कण में। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है, तो 3 है। अगला प्रश्न है, देखिए एल्युमिनियम की संयोजकता, एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता है, तो परमाणु संख्या 13 होता है। पहले में 2 भरेगा, दूसरे में 8 भरेगा, तीसरे में कितना बच गया, 3। यही हो गया संयोजकता। चलिए अगला प्रश्न है, मीथेन अणु का आकार क्या है, तो चतुष्फलकीय। अगला प्रश्न है, 1 मोल में कितने अणु होते हैं, तो 6.023 × 10⁻23। अगला प्रश्न है, H2SO4 का अणुभार क्या होता है, 98 होता है। H2SO4 को आप कैसे, मैं थोड़ा सा मेहनत किया यहाँ पे लिख दिया ताकि मुझे यहाँ पे और एक्स्ट्रा टाइम ना लगे। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, S कितना है, 1 है, और O कितना है, 4 है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 × 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 × देखिए 2 × 1 होगा, प्लस 1 × 32 होगा, प्लस 1 × 64। देखिए 4 × 16 होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पता नहीं कहाँ कब मिस्टेक हो गया। देखिए ये होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो 2 से गुना कर दिए। यहाँ पे S का परमाणु भार, S का संख्या कितना, 1 है, और इसका परमाणु भार 32 होता है, तो 32। और O कितना नंबर है, 4 है, इसका परमाणु भार 16 होता है, तो 64। तीनों को जोड़ दीजिए, आपको 98 AMU आ जाएगा। अगला प्रश्न है, छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है, तो 32 तत्वों को रखा गया। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है, तो नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणें की खोज की, तो रदरफोर्ड। देखिए आपको ऑप्शन में तो रदरफोर्ड ही है, क्योंकि आपको पॉल विलार्ड नहीं था। डिस्कवर किनके द्वारा किया गया है, पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया है, लेकिन 1903 में रदरफोर्ड क्या किया था, नाम दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस ऑप्शन को डायरेक्ट पुट कर देता ना, तो अभी 5 लोग मुझे जरूर गाली दे के जाते कमेंट में। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बीच में मैं सोच रहा था कि क्या कर रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होगा, 1:8 होगा। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, परमाणु संख्या देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसका परमाणु भार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पानी का आप सूत्र जानते हैं, H2O होता है, तो परमाणु भार 1 है, हाइड्रोजन का संख्या कितना है, तो 2 है, तो 2 हो गया। चलिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो मैं बोला था सम संख्या में 2 से गुना कर दीजिए, इसका परमाणु भार हो जाएगा 16, तो इसे कटा दीजिए, 1 और 8 का रेशियो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तो किस नाम से जाने जाते हैं, तो निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है, दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति कौन सा है, तो आर्किड।
अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी नाम शेष है? तो मोआ। अगला प्रश्न है मेडागास्कर का कौन सा पक्षी प्रणाली नाम शेष है? तो लैमूर। अगला प्रश्न है कोष के सभी कार्यों का नियमन किनके द्वारा होता है? तो कोष केंद्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कोष में द्रव के आने जाने का नियमन कौन करता है? तो कोष रसपटल करता है। अगला प्रश्न है प्याज के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 16 होते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। अगला प्रश्न है उच्च कक्षीय वनस्पति कोष में कौन सी अंगिका नहीं होती है? तो तारा केंद्र। अगला प्रश्न है प्राणी कोष में कौन सी अंगिका कभी नहीं होती है? तो कोष दीवार। अगला प्रश्न है वर्षागत लक्षणिकता के लिए कौन सी अंगिका नियमित है? तो गुणसूत्र। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का डायसिस्टोलिक दाब कितना होता है? तो 80 होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी शायद बताया था कि 120/80 होता है। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं डायसिस्टोलिक। ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए ये जो आपका क्या होता है 120/80 आपका जो ब्लड प्रेशर होता है तो नीचे वाले को डायसिस्टोलिक बोलते हैं, ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है सूर्य के ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण करते हैं? तो 2.2%। अगला प्रश्न है कौन सी वायु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो O2। अगला प्रश्न है कौन सा अंग पचाए हुए खुराक में से जहरीले द्रव को खींच लेता है? तो यकृत यानी बाइल जूस को कौन करता है? तो लीवर। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा घटक शरीर के सभी अंगों को O2 पहुंचाता है? तो लाल रक्त कण। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने हवाई जहाज की खोज की? तो राइट ब्रदर्स ने। अगला प्रश्न है ईस्वी सन 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था? तो भारत में। देखिए कल भी ये प्रश्न था किसी सेट में, तो देखिए कैसे प्रश्न था, आज का लैंग्वेज देखिए कैसे चेंज कर दिया। अगला प्रश्न है पुरातन पत्थर युग में किस जाति के मानव थे? तो निएंडरथल मानव। अगला प्रश्न है वाष्प इंजन की खोज किसने की? तो जेम्स वाट। अगला प्रश्न है एक कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 4.2 जूल। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का साधन को क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास किया? तो अरिस्टेट। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर। अगला प्रश्न है दृश्य प्रकाश के लिए किस रंग की तरंग दर सबसे ज्यादा है? तो लाल की। अगला प्रश्न है अमीबा का प्रजनन किस तरह से होता है? तो द्विभाजन। अगला प्रश्न है हर्यकनेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी या गिरिव्रज कहीं ऑप्शन में आपको मिलेगा। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलाए गए थे? तो बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश। और आज का आखिरी प्रश्न है किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? तो 1991। देखिए आप सब समझ रहे हैं कि ऑप्शन और क्वेश्चन के लैंग्वेज के साथ कैसे खेला जाता है, तो आप समझ सकते हैं कभी कभी मेरे से भी गलती होता है, आई एक्सेप्ट मेरे से गलती होता है, लेकिन आपको मेरा गलती एहसास कराने का एक तरीका होता है, एक मैनर होता है, उस मैनर में आप मुझे एहसास कराइए ताकि मुझे भी बुरा नहीं लगे। ठीक है, हर इंसान को बुरा लगता है, मैं भी कुछ बोलता हूँ तो आप में से कुछ लोग हैं जिनको बुरा लग जाता है, जो ये काम किए होते हैं, तो सोचिए कि जो इतना कर रहा है उसको कैसे नहीं लगेगा। आप एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इतना कुछ बोलते हो, कभी कभी सोचो कि आप जब बोलते होगे तो कैसा लगता होगा। चलिए ये तो अपना आपसी बात है, क्योंकि आप मेरे से कह सकते हो, मैं आपसे कह सकता हूँ, आप मेरे से कह सकते हो, आपका हक है, मैं आपसे कह सकता हूँ, ये मेरा हक है। ठीक है, फिलहाल इसको क्या करना, आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा और बाय बाय।